नमस्कार विद्यार्थियों, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास की मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था और गुप्त शर व्यवस्था और सैनिक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्यकालीन प्रशासन और इसमें आज पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। आज पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और सम्राट समय सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। कौन था सर्वोच्च अधिकारी? सर्वोच्च न्यायाधिकारी सम्राट समय होता था। अशोक ने न्याय के लिए विशेष ध्यान दिया। अशोक ने न्याय से संबंधित कार्य करने के लिए विशेष ध्यान मौर्यकाल में अशोक ने दिया। और ग्राम न्यायालय सबसे न्याय व्यवस्था में सबसे छोटे न्यायालय ग्राम न्यायालय थे। सबसे छोटे न्यायालय ग्राम संस्था न्यायालय थे। ये मौर्यकालीन सबसे छोटे न्यायालय थे। उसके बाद में ग्राम संस्था के बाद में संग्रहण ये न्यायालय था। संग्रहण के बाद में द्रोणोत्तर और द्रोणोत्तर के बाद में जनपद न्यायालय थे। तो न्याय व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार की थी और सम्राट या राजा समय सर्वोच्च न्यायाधिकारी या न्यायाधीश होता था। और अशोक ने न्याय से संबंधित विशेष ध्यान दिया और सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा या ग्राम संस्था नामक न्यायालय था। उसके बाद में संग्रहण, द्रोणोत्तर और जनपद न्यायालय थे। इसके बाद में मौर्यकालीन दो विशेष न्यायालयों का नाम मिलता है। वो कौन कौन से हैं? एक है धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। दो न्यायालयों का उल्लेख मौर्यकाल में हुआ है मुख्य रूप से। इसमें धर्मस्थलीय न्यायालय में दीवानी मामले थे। कौन से? दीवानी मामले। दीवानी मामलों के बारे में न्यायालय धर्मस्थलीय न्यायालय थे। इसमें दीवानी के अंदर चोरी, लूटपाट, गाली गलौज और संपत्ति विवाद और जमीन से जुड़ी हुई जमीन से संबंधित
इन विवादों का निपटारा धर्मस्थलीय न्यायालय में होते थे। ये थे दीवानी मामले में। इनके प्रमुख न्यायाधीश होते थे, उसे धर्मस्थ कहा जाता था, धर्मस्थ। और ये थे धर्मस्थलीय न्यायालय। दीवानी मामले थे चोरी, लूटपाट, गाली गलौज, संपत्ति विवाद, जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए मौर्य काल में धर्मस्थलीय न्यायालय थे। और इसके प्रमुख न्यायाधीश होते थे, उसे धर्मस्थ कहा जाता था। उसके बाद में है कंटक शोधक न्यायालय। ये न्यायालय दीवानी मामले हो गए, ये फौजदारी मामलों में निपटारा करने के लिए कंटक शोधक न्यायालय बने हुए थे। इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को पदस्था क्या बोलते? पदस्था कहा जाता था। इस न्यायालय के कार्य कौन से थे? इन न्यायालयों में विवाद राज्य और राज्य के नागरिकों के मध्य, राज्य तथा राज्य के नागरिकों के मध्य कोई भी विवाद होता था तो उसका न्याय कंटक शोधक न्यायालय में होता था। कंटक शोधक न्यायालय में राज्य तथा राज्य के नागरिकों के मध्य न्याय होता था। इसके प्रमुख न्यायालय के न्यायाधीश को पदस्था कहा जाता था। तो ये थी न्याय व्यवस्था। उसके बाद में मौर्य काल में दंड विधान का भी उल्लेख किया गया है। तो मौर्य काल में दंड विधान अत्यंत कठोर था और सामान्य अपराधों के लिए आर्थिक जुर्माना लगाते थे। और उसके बाद में जो कारीगर थे वो अच्छे महल बनाते थे। उसके बाद उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे। कारीगरों के लिए अंगसती, कारीगर होते जो अपराध करते उनके अंग काट दिए जाते। थे। उसके बाद में कर की चोरी करना या भूमियों की चोरी करना आदि व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता था और पशुओं की चोरी करने वालों को भी मृत्युदंड दिया जाता था। कर चोरी, पशुओं की चोरी आदि व्यक्तियों को मृत्युदंड देते थे। और ब्राह्मणों को भी दंड के विधान में लिखा गया है कि ब्राह्मणों को दंड के लिए जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। तो कर चोरी और भूमि चोरी आदि के लिए मृत्युदंड का विधान था। और ब्राह्मणों को कर की चोरी करते या वो ब्राह्मण अपराध करते तो ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जल में डुबोकर मृत्युदंड, ये ब्राह्मणों के लिए दंड था। सामान्य नागरिक सामान्य अपराध करते उनके आर्थिक जुर्माना था और कोई कारीगर था तो अपराध करते उसके हाथ पैर या अंग काट दिए जाते। और अगर कोई व्यक्ति कर की चोरी करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता, ऐसा उल्लेख किया गया है।
और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था होगी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। अब हमारा टॉपिक है गुप्तचर, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर या पुलिस व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन में हम पढ़ रहे हैं गुप्तचर व्यवस्था। तो मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचर या दूत रखे जाते थे। तो हर कोई अधिकारी या आपराधिक व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए मौर्यकालीन दूतों की व्यवस्था या गुप्तचरों की व्यवस्था की गई है। तो गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आंतरिक सुरक्षा, अपराधी व्यक्तियों या अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में थी। सर्वप्रथम गुप्तचर की व्यवस्था सर्वप्रथम मौर्य काल से मिलती है। सर्वप्रथम गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मौर्य काल में हुआ। मौर्य काल में ये गुप्तचर व्यवस्था लागू हुई थी। और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। कैसा पुरुष? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष या गुप्तचर एक ही नाम थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष का उल्लेख किया गया है। गुप्तचर व्यक्ति राज्य द्वारा चुने गए व्यक्ति होते थे। इसमें महिलाएं और वेश्याएं वो भी शामिल थी। मौर्य काल में महिलाएं और वेश्याएं भी गुप्तचरों का कार्य करती थी। वेश्याएं भी गुप्तचरों का कार्य करती थी। तो सर्वप्रथम उल्लेख मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का मिलता है। पुलिस प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और नगरों में प्रमुख पुलिस अधिकारी या गांव में पुलिस अधिकारी दंडपाल होता था। दंडपाल नामक पुलिस अधिकारी होता था। यह पुलिस अधिकारी का नाम था दंडपाल। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में प्रत्येक कोने में या प्रत्येक क्षेत्र में एक अनुभवी गुप्तचर हुआ करता था। तो वो व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित या राज्य से संबंधित प्रत्येक जानकारी या गुप्त जानकारी राजा को देता था। समय समय पर राजा को अवगत कराता था कि कौन सी जगह में कौन से कार्य हो रहे थे। तो मौर्य काल में 18 अधिकारी उस पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की गई है। 18 अधिकारी उन्हें तीर्थ बदलता, क्या बोलते? तीर्थ। उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी गुप्तचर व्यवस्था थी। और गुप्तचरों में महिलाएं और वेश्याएं और पुरुष सभी लोग गुप्तचर का कार्य करते थे। इसके अलावा मौर्यकालीन गुप्तचरों को दो भागों में बांटा गया है। दो नाम मिलते हैं। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में दो गुप्तचर या दो संस्थाएं का उल्लेख मिलता है। एक है संस्था, एक है संस्था। और दूसरा नाम मिलता है संसारा। एक संस्था, दूसरा संसारा। संस्था ये गुप्तचर एक जगह बैठकर गुप्तचर या एक जगह रहकर गुप्तचर का कार्य करता था। एक जगह मौर्य काल में एक जगह रहकर या एक अधिकारी या एक क्षेत्र में रहकर गुप्तचर का कार्य करने वालों को संस्था बोलते थे। एक जगह रहकर गुप्तचर का कार्य करना।
और एक है संसारा, ये भ्रमणशील थे। कैसे? भ्रमणशील गुप्तचर थे। राज्य के प्रत्येक कोने में ये गुप्तचर हुआ करते थे। तो इसमें भ्रमणशील के अंदर महिलाएं, वेश्याएं, भ्रमणशील गुप्तचर या इसे संसार बोलते थे, इसके अंदर महिलाएं और वेश्याएं आदि सम्मिलित थी। तो ये इसमें थी और संस्था में ये एक जगह बैठकर या एक जगह रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे। इसके अंदर संस्था के 5 नाम मिलते हैं। एक कार्तिक, दूसरा गृहपति, गृहपतिक और वेदिक, तापस और उदासित। ये नाम मिलते हैं संस्था के। ये कार्तिक थे, ये विद्यार्थियों के वेश में रहकर, विद्यार्थी के वेश में रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे। ये गृहपति, गरीब किसान, जैसे मान लो गरीब किसान होता है, उसकी वेशभूषा में रहकर ये गुप्तचर का कार्य करते। ये विधिक, गरीब व्यापारी बनकर गुप्तचर का कार्य करते। ये तापस थे, ये जटाधारी या साधु के वेश में कार्य करते थे। और ये उदासित थे, वो लोग घूमकर साधु थे, जटा नहीं थे, सन्यासी थे, घूमने वाले, वो कार्य करते थे। तो ये गुप्तचर थे। संस्था गुप्तचर एक जगह नहीं है बैठकर या एक संस्था में रहकर कार्य करने वाले को संस्था गुप्तचर कहा जाता है। उसके बाद में है संसारा, ये भ्रमणशील, इसमें महिलाएं, वेश्याएं शामिल थी। इसमें भी अनेक नाम मिलते हैं, जैसे शरद, और परिवादिका और सत्री, ये नाम इसमें सत्री, तीक्ष्ण, ये नाम संसारा गुप्तचर व्यवस्था में मिलते हैं। परिवादिका यानी वेश्याएं जो गुप्तचर का कार्य करते उसे बोलते थे। और सत्री ये पढ़े लिखे और ज्योतिष व्यक्ति, विद्या अर्जित किए हुए थे। और ये लोग तीक्ष्ण कला को वर्ग करके उनके साथ गुप्तचर कार्य करते थे। और ये एक ब्राह्मण के वेश में घूमने वाले शरद गुप्तचर थे। तो ये थी मौर्यकालीन गुप्तचर की व्यवस्था। इसके अलावा विदेशों में भी मौर्यकालीन अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशों में गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर के थे, उसे उभय वेतन बोलते थे। उभय वेतन इसका मतलब होता है राजदूत। विदेशों में रहने वाले गुप्तचर से राजदूत बोलते थे। वर्तमान में उस समय उभय वेतन कहा जाता था। तो ये थी मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। इसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य की अर्थशास्त्र और इंडिका नगरीस्थिक दोनों में मिलता है। 2 पुस्तक थी मौर्यकालीन, दोनों में इसका उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र और इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कहते हैं एक स्थायी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक स्थायी और एक सुसंगठित सेना थी, विशाल सेना थी, स्थायी व विशाल सेना थी। प्रशासन समय सैन्य प्रशासन का देखभाल या सैनिकों की देखभाल करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 100 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे।
लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और इसके साथ साथ 9,000 हाथी सेना और 8,000 रथ सेना। ये एक विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी बड़ी विशाल सेना थी और सैनिकों या सेना में चारों वर्णों के लोग भी शामिल थे। चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल होते थे और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। मौर्यकालीन सैनिकों के लिए नगद वेतन का प्रावधान था। और इसके बाद में अशोक ने अनेक अलग अलग अधिकारियों का उल्लेख किया। अशोक के काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सेनापति होता था। सेनापति नामक अधिकारी इस सैन्य संचालन का संचालन करता था। तो चारों वर्णों के लोग इसमें शामिल थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था और सेनापति नामक अधिकारी होता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल इतनी सेना थी जिसमें 16 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी सेना थी, 8,000 रथ सेना। और इन पूरी जानकारी का उल्लेख अर्थशास्त्र व इंडिका पुस्तक में मिलता है। इसके बाद में मौर्यकालीन सेना प्रशासन को के 4 अंग बताए गए हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? एक है पैदल सैनिक, पैदल। दूसरा घुड़सवार, तीसरा हाथी सेना और चौथा है रथ सेना। ये 4 सेना के अंग बताए गए हैं मौर्यकालीन सैनिक प्रशासन के। 4 अंग पैदल, घुड़सवार, हाथी सेना व रथ सेना। इन 4 अंगों को चतुर्गिणी का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्गिणी। इन 4 अंगों को सम्मिलित रूप से चतुर्गिणी बोला जाता था। तो ये था मौर्य प्रशासन के बारे में। और इन सेना अस्त्र और शस्त्रों की आपूर्ति केंद्रीय प्रशासन से होती थी या सेनापति के पास में एक विशाल कमेटी थी या विशाल सदस्य थे। कुल मिलाकर इस सेनापति के पास में 7 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 अधिकारी थे। कुल मिलाकर 30 अधिकारियों की एक 30 सैन्य या 30 अधिकारियों की एक विशाल इसके पास में कमेटी थी। उसे बोर्ड बोला जाता है कि 30 सदस्यों का एक विशाल सैन्य बोर्ड था। इसमें 7 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। कुल मिलाकर 30 सदस्यों का एक विशाल सैन्य बोर्ड जो सैन्य प्रशासन से संबंधित कार्य करता था। तो आज के हम इस सैन्य प्रशासन में इतना ही था कि अर्थशास्त्र में भी जानकारी मिलती है, इंडिका में भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में विशाल स्थायी सेना थी। इसमें 16 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी सेना, 8,000 रथ सेना और इसके साथ साथ सेना में चारों वर्णों के लोग शामिल हो सकते थे और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। और सैन्य प्रशासन का अधिकारी सेनापति होता था। उसके पास में 30 सदस्यों की एक विशाल सैन्य बोर्ड थे। तो मौर्य प्रशासन के अंदर 3 टॉपिक आज हमने पढ़ लिए। एक तो न्याय व्यवस्था, उसके बाद में गुप्तचर व्यवस्था और अभी अंतिम है सैन्य प्रशासन। इसके साथ ही हमारा मौर्य का प्रशासन पूरा होता है। तो इसके साथ ही हम मौर्य प्रशासन के साथ ही आज के टॉपिक को पूरा करते हैं। धन्यवाद।